Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी ने विंग के बारे में बहुत कुछ सुना था, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका था। तो उसने एक सिंपल रास्ता चुना। उसने सीधा विंग से बातें क्लियर करना सही समझा और सच में उसे एक अलग स्टोरी पता चली जो विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। पर उस स्टोरी में भी बहुत सारे लूप्स थे जिन्हें वांग जी ना समझ पा रहा था और ना फिक्स कर पा रहा था। अगर कोई विंग को टच नहीं कर सकता तो विंग मार्क कैसे है? अगर सच में ये विलेजर्स विंग से डरते हैं, उसे कर्स समझते हैं, तो फिर विंग के इतने करीब आने की कोशिश की किसने? या फिर ये कुछ ऐसा है जिससे विंग खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है? जितने आंसर मिल रहे थे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस वांग जी के दिमाग में आ रहे थे। ऑब्वियसली ये विलेज एरिया था, वो किसी को भी जानता नहीं था, कुछ काम नहीं था उसके पास करने के लिए, इसीलिए वो इन सब चीजों में पड़ भी रहा था। पर वांग जी ऐसा इंसान नहीं था कि वो किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करे। पर कहीं ना कहीं एक रीजन ये था, वही दूसरा रीजन ये भी था कि विंग में उसे इंटरेस्ट आ रहा था। ऑब्वियसली विंग बहुत ब्यूटीफुल है, वो काइंड हार्टेड है, वांग जी की हेल्प कर रहा है, वो फर्स्ट ओमेगा जिसके ऊपर वांग जी डिपेंड हो रहा है। साथ ही विंग का पोलाइट नेचर और विंग की मिस्ट्री दोनों भी उसे और ज्यादा विंग के करीब जैसे पुश कर रहे थे। उसे जानना था, सब कुछ जानना था। आफ्टर ऑल इस इंसान के साथ वांग जी की डेस्टिनी कनेक्टेड थी, ये बात भी तो उसे मॉन्क ने बताई थी। तो जिसके साथ वांग जी की डेस्टिनी कनेक्टेड है, जो वांग जी का क्योर है, जिसमें वांग जी इंटरेस्ट ले रहा है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है, उस इंसान के बारे में वो पता क्यों ना करे। पर एक और सोच जो वांग जी की थी, वो इस बार किसी भी चीज को अज्यूम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पास एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हो हर चीज का। अगर सच में विंग गलत है तो उसके दिल में कोई रिग्रेट ना हो, और अगर विंग सही है तो ऑब्वियसली वांग जी उसकी हेल्प जरूर करेगा इन सब चीजों से निकलने में। खैर, नेक्स्ट डे हो चुका था और वांग जी विंग का सेम रूटीन था। वो उठे, देन उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, देन वांग जी विंग दोनों भी साथ में बाहर निकल गए। वांग जी जो यहाँ अब कुछ लोगों को जानने लगा था, वो उनसे बातों में बिजी हो गया, वही विंग अपने काम करने लगा। वांग जी हो सके उतनी विंग की इन्फो निकाल रहा था और वो बातों बातों में विंग से उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रहा था। मतलब वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जान रहा था, विलेजर्स का भी और विंग का भी। कुछ चीजों की क्लियरिटी उसे मिल जाती तो कुछ चीजें उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर जाती। और इन्हीं सारी चीजों में लगभग 15 दिन बीत चुके थे। मतलब अब वांग जी को यहाँ आए लगभग 15 दिन हो चुके थे। पर इस दौरान उसने विंग में कुछ अजीब चीजें नोटिस की थी। ऑब्वियसली विंग एक विलेजर है, वो कभी भी इस विलेज से बाहर नहीं गया, फिर भी विंग के तौर तरीके, उससे बात करते वक्त वांग जी को कभी कभी बहुत सरप्राइज होता था, क्योंकि विंग बिहेव बिल्कुल उसी की तरह करता था। मतलब ऑब्वियसली वो एक विलेजर है तो वो थोड़ा गवार होना चाहिए। अगर उसने एजुकेशन कभी ली ही नहीं तो विंग आसानी से वांग जी की लैंग्वेज समझ कैसे लेता है, क्योंकि वांग जी तो कभी कभी चाइनीज में थोड़ी सी इंग्लिश ऐड करके बोलता है। उसकी बात करने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड है, हाई क्लास है। ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन है वो, और उसी तरीके से वो खुद को प्रेजेंट भी करता है। कुछ वर्ड्स तो इतने डिफिकल्ट होते हैं कि वो अगर विलेजर्स के सामने वो वर्ड्स बोल दे तो विलेजर उसे उन वर्ड्स का मीनिंग पूछते हैं। पर विंग का ऐसा नहीं है, वो बहुत आसानी से वांग जी की इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज भी समझ लेता है, इवन उसे सेम लैंग्वेज में आंसर करता है। वांग जी ने जब सेम क्वेश्चन विंग से पूछा, जब आज वो दोनों 8 से 10 बस बातें कर रहे थे, तब तो विंग ने इसका आंसर करते हुए वांग जी से कहा कि वो कल इसका वांग जी को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा। वांग जी ने नोट किया। देन नेक्स्ट डे उन्होंने सेम रूटीन फॉलो किया। पर आज जब 6:30 को सारे लोग चले गए तो विंग ने वांग जी से तुरंत डिनर के लिए पूछा। वांग जी भी मान गया। उन दोनों ने साथ में डिनर किया और लगभग 7 बजे के बाद ही वो लोग कहीं जा रहे थे। वांग जी जो विंग को फॉलो कर रहा था,
कुछ देर बाद ही वो उस मेंशन के एक अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके थे, जिस हिस्से में वांग जी कभी नहीं आया था। विंग ने एक रूम का डोर ओपन किया और सामने का नज़ारा देखकर वांग जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं था। यहाँ शायद लाखों किताबें होगी। विंग जो वांग जी को अंदर ले जा रहा था, जैसे जैसे वांग जी की नज़र उन किताबों पर पड़ रही थी, वैसे वैसे वांग जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ लगभग हर लैंग्वेज की एक अलग बुक थी। इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, जापानीज, ऐसी न जाने कितनी लैंग्वेजेस की बुक्स वहाँ मौजूद थी। साथ ही वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स, हर्ब्स, ऐसी न जाने कितनी सारी बुक्स मौजूद थी। इवन वहाँ आज के मॉडर्न ज़माने की बुक्स तक अवेलेबल थी। ये एक विलेज एरिया है, तो यहाँ आज के ज़माने की बुक क्या कर रही है? क्योंकि ऑब्वियसली जितना वांग जी ने इन विलेजर्स को और विलेज को समझा है, वो समझ चुका है कि इन लोगों का एजुकेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इवन यहाँ के जो भी लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं, वो विंग से ही सीखे हैं, क्योंकि विंग उन्हें थोड़ा एजुकेट करता है। ऑब्वियसली वांग जी ने देखा है कि विंग छोटे बच्चों की क्लासेस लेता है। इवन वांग जी ने भी एक दो बार उसमें विंग की हेल्प की है और उसे विंग का ये नेचर अच्छा भी लगा था कि ठीक है, विंग को जो आता है वो एटलीस्ट इन बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। पर वांग जी को ये नहीं पता था कि विंग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलेगा। वांग जी जो विंग के पीछे चल रहा था और हर तरफ देख रहा था, उसे जब विंग की आवाज़ सुनाई दी तब उसने अपने सामने देखा, जहाँ विंग कुछ दूरी पर खड़ा था। विंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं बचपन से अकेला रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, तो जो कुछ भी है यही है। मेरा ज़्यादातर टाइम मैंने यहाँ स्पेंड किया है, इसीलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं सिटी मैनर्स भी जानता हूँ, बिजनेस भी जानता हूँ, मुझे इकोनॉमी मेंटेन भी करनी आती है। भूल रहे हो वांग जी तुम, मैं इस पूरे विलेज को मैनेज करता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी बिजनेस होता है वो सब मैं देखता हूँ। यहाँ मनी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। यहाँ के अकाउंट्स से लेकर यहाँ के फार्म्स, विलेजर्स के घर, सब मैं पर्सनली मेंटेन करता हूँ। और ये सब मैंने इन्हीं बुक से सीखा है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इस विलेज की इकोनॉमी हो, चाहे यहाँ की न्यू फार्मिंग टेक्निक हो। इवन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लाने वाला भी मैं ही हूँ। इवन मैं इस विलेज को और भी ज़्यादा डेवलप करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मुझ पे रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं यहाँ से बाहर जा पाता तो शायद इन लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करता, पर ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इवन अगर मैं विलेज से बाहर कदम भी रखूँ तो शायद ये लोग उसी वक्त मुझे पकड़ के कैसे भी करके मेरी ही जान ले लेंगे। जैसा मैंने तुम्हें बताया उस मॉन्क की बात, तो ये लोग मुझे कैसे भी करके इस विलेज में रोकना चाहते हैं, चाहे फिर मैं जिंदा रहूं या उन्हें ज़बरदस्ती मेरी डेड बॉडी को यहाँ गाड़ना पड़े। तो मैं अपने हिसाब से जो कर सकता हूँ उतना करता हूँ। और हमेशा यहाँ कोई ना कोई नई बुक आती रहती है जो बाहर की दुनिया से मुझे कनेक्टेड रखती है। एक्चुअली सोशल मीडिया से मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं। अब ये सोच रहे होगी ना कि यहाँ इंटरनेट कैसे आया। एक्चुअली यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो एक अलग विलेज में रहता है, वो मुझे ये सारी इम्पोर्टेंट बुक्स देता है, साथ ही मेरे लैपटॉप पर वो कुछ वीडियो डाउनलोड करके लाता है जिन्हें देखकर मैं चीज़ों को सीखता हूँ, और वही एक जरिया है मेरा इस बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का। ऑब्वियसली इंसान के पास कुछ नहीं होगा तो वो किसी न किसी चीज़ के पीछे तो भागेगा, तो मैंने इन बुक्स के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया था और देखो इसका मुझे रिजल्ट भी अच्छा खासा मिला है। सो आई होप कि मैंने तुम्हें एक सेटिस्फाइड क्लियरिफिकेशन दे दी होगी जिससे तुम कन्विंस हो चुके हो। वांग जी जिसने नोट किया उसे सच में विंग के लिए आज बुरा भी लग रहा था और साथ ही इन विलेजर्स पर गुस्सा भी आ रहा था। कोई
कैसे एक 20 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी बस एक मॉन्क की बातें मानकर। वो अलग बात है कि इन लोगों ने विंग के हाथों पैरों में बेड़ियां नहीं डाली, वरना जैसा कि विंग ने कहा, सच में ये विलेजर्स विंग को मारने में पीछे भी नहीं हटते। खैर, फिर भी विंग इन लोगों के बारे में सोच रहा है। ये जानकर जहाँ एक तरफ वांग जी को अच्छा लग रहा था कि विंग काइंड हार्टेड है, वही दूसरी तरफ उसे विंग बेवकूफ भी लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है उसके लिए अच्छा होना ये जरूरी नहीं होता ना हर बार। ये वांग जी की सोच थी और वो थिंकिंग कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि वांग जी एक बिजनेसमैन है तो वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। पर विंग एक नॉर्मल पर्सन है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। खैर, उसके बाद वांग जी और विंग ने अपना बहुत सारा टाइम उसी लाइब्रेरी में बिताया। इवन वहाँ भी उन्होंने एक लैंप ऑन किया। विंग एक चेयर पर बैठ गया और वांग जी सामने फ्लोर पर बैठ गया, जिससे विंग की शैडो वांग जी को कवर कर सके और वहाँ पर उन्होंने अपना बाकी का समय बिताया। देन वो अपने अपने रूम में जा चुके थे। वांग जी जिसे एक क्लैरिफिकेशन मिल चुकी थी विंग के एंड से, पर बाकी सवाल तो आज भी उसके दिमाग में थे और अब धीरे धीरे वांग जी कहीं ना कहीं झुक रहा था विंग की तरफ। उसे पहले तो विंग से सिंपैथी थी, पर जैसे जैसे वो विंग को जान रहा था वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। पहले तो बस वांग जी विंग से अट्रैक्ट हुआ था, उसकी ब्यूटी से। देन वो विंग को खुद की जरूरत समझने लगा। विलेजर्स की बातों से वो विंग को एक मास्टरमाइंड समझने लगा। पर अब जैसे जैसे वो विंग को और भी डीपली जान रहा था, वो विंग की तरफ खींचा जा रहा था। उसने बाहर की दुनिया में कभी भी इतना प्योर काइंड हार्टेड पर्सन देखा नहीं था, तो ऑब्वियसली विंग की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। जहाँ एक तरफ विंग ने वांग जी के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखा था, वही दूसरी तरफ एक और टॉपिक जिसे वांग जी चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। जब भी वो अपने रूम में आता, बालकनी में खड़ा होता, तब सामने वाला व्यू उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कामिंग फील कराता था। पर वो एक डायरेक्शन, वो एक हील पे बना स्ट्रक्चर जो अक्सर ही वांग जी को क्यूरियस भी करता था, उसे बेचैन भी करता था। वो प्लेस वांग जी का कब से अटेंशन ग्रैब कर रही थी और विंग की उसे ये बात अच्छी तरीके से याद थी कि ये उसका पुराना घर है जहाँ वो कभी नहीं गया। इनफैक्ट उसके मदर फादर वहाँ रहा करते थे और विंग के बर्थ के बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। वांग जी जानना चाहता था कि वहाँ ऐसा है क्या जो वांग जी को इतना ज़्यादा बुरा फील कराता है। अचानक एक नेगेटिविटी जैसे उसके अंदर घर कर जाती है। कभी वो प्लेस देखकर वांग जी के दिल में एक अजीब सा दर्द होता है, तो कभी कभी वो प्लेस वांग जी को डरा देती है। कभी वांग जी उस प्लेस के करीब जाने की सोचता है, पर दूसरे ही पल वांग जी न जाने क्यों उस प्लेस से ही डर जाता है। शायद वो उससे दूर भागने की कोशिश करने लगता है। उसके जहन में अब 2 सवाल थे और साथ ही अब उसके पास वक्त भी कम था। सिर्फ 13 से 14 दिन बचे थे उसके यहाँ पर और वो हर एक सवाल का जवाब यहाँ से लेके जाना चाहता था। इसीलिए आज उसने उन 2 सवालों में से एक सवाल विंग से पूछ लिया। वो दोनों भी अभी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, विंग चेयर पर और वांग जी फ्लोर पर। पीछे लैंप जल रहा था। वांग जी जो थोड़ा हेजिटेट भी कर रहा था, पर उसे आज इस सवाल का जवाब जानना ही था, क्योंकि अब वो और होल्ड नहीं कर सकता था। उसे क्लियर करनी थी वो सारी बातें जो उसके दिमाग में थी। विंग जो कहीं ना कहीं वांग जी की टेंशन को समझ रहा था, इसीलिए उसी ने वांग जी से पूछ लिया कि अगर कोई बात है, कोई टेंशन है, तो वो विंग के साथ उसे शेयर कर सकता है। विंग उसकी ज़रूर हेल्प करेगा। ये बात जब वांग जी ने सुनी, उसने अब अपनी क्यूरियोसिटी को होल्ड नहीं किया और विंग से थोड़ा हेजिटेटली पूछा, विंग गलत मत समझना, मैं बस क्यूरियस हूँ। या नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इसे क्यूरियोसिटी नहीं कहेंगे, पर इसे कंफर्म नाम दूँ ऐसी फीलिंग ये फिलहाल नहीं है, पर मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ। विंग जैसे वांग जी की ये गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो शांत था। वांग जी ने
एक डीप ब्रीथ ली। उसने विंग की आंखों में आंखें डालते हुए डायरेक्टली विंग से पूछ लिया, विंग, हु इज योर अल्फा? तुम किसका मार्क कैरी कर रहे हो विंग? जैसे ही विंग ने ये सवाल सुना था वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। इवन उसका एक हाथ तुरंत अपने सेंट ग्लैंड पर गया था जहाँ एक मार्किंग पॉइंट था। विंग जिसने वांगजी से अपनी नजरें भी हटा दी थी, वो असल में ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आई नो विंग, ये मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है ऐसा तुम्हें लगता है, पर मेरी नज़र में ये मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि आज तक तुमने मेरे जैसे हर सवाल का जवाब दिया है एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, वैसे ही तुम मुझे इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। मुझे जानना है विंग, अगर कोई तुम्हें टच ही नहीं कर सकता, अगर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता, तो तुम्हारी नेक तक पहुंच के तुम्हें मार्क करना ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये विलेजर्स तुम्हें लेकर इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं और तुमसे एट द सेम टाइम इतना डरते भी हैं, तो ऐसा कौन है जो तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेड तक पहुंचा है? क्या वो इन लोगों से अलग है? विंग जिसे वांगजी का ये सवाल ना पसंद आया था और ना ही उसे वांगजी की आगे की बातें पसंद आ रही थी, इवन वो उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। वो होता है ना, हमने रियलिटी में कभी भी अपनी डार्क साइड को फेस नहीं किया होता और अचानक वो हमारे सामने एक सवाल बन के आ जाए तो उसका आंसर क्या करना है ये हमें पता ही नहीं होता। सेम विंग के साथ भी हो रहा था। आज तक वो वांगजी को हर बात का ऑनेस्टली आंसर करता था, पर ये सारे आंसर कहीं ना कहीं वांगजी को फ्रीडम दे रहे थे कि वो विंग से कुछ भी पूछ सकता है। और आज एग्जैक्टली वांगजी ने वही किया था। विंग जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा चुका था, वही दूसरी तरफ वांगजी विंग के हर एक्सप्रेशन को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा था। आंसर तो वो चाहता था, इसलिए विंग को थोड़ा प्रेशराइज करना शायद गलत नहीं था। इसलिए वांगजी ने अपनी बातों को वही रोका नहीं, इवन उसने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया। बोलो ना विंग, क्या विलेजर्स को पता है कि तुम मार्क हो? ये सुनते ही विंग जिसकी आईज वाइडली ओपन हो चुकी थी और अब वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी, आई नो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मैंने तुम्हें अपनी बहुत सारी स्टोरी बताई भी है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि हम दोनों में एक लिमिट सेट रहे। मेरी इतनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। आई नो विंग, वो हक मुझे नहीं है, पर फिर भी मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि एज अ फ्रेंड तुम मुझे कंसिडर तो करते ही हो ना, तो एक फ्रेंड के हिसाब से ही तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर सकते? मैं कौन सा इन लोगों को बताने वाला हूँ? इवन मैं तो तुम्हारे लिए जस्ट वरीड हूँ, इसलिए पूछा। वांगजी, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, पर मैं फिर भी चाहूँगा कि तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर मत करो। ये सही नहीं है। हर सवाल का जवाब देना, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना मैं ज़रूरी भी नहीं समझता। जितनी चीज़ें तुम्हें जाननी है, जो तुम्हारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि सही है, मैं उनके जवाब तुम्हें देता हूँ, इवन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देता हूँ। पर इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं देना चाहता और मैं सच में चाहता हूँ कि इस बारे में हमारी आगे कभी भी बात ना हो। ऑनेस्टली वांगजी, एक अच्छे दोस्त के नज़रिए से मैं तुम्हें देखता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। आज तक मैंने फ्रेंडशिप तो नहीं की, पर फ्रेंडशिप के बारे में सुना बहुत कुछ है। बहुत ट्रस्ट करके मैं एक ही मेंशन में तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम पर बिलीव करता हूँ। इवन पहली नज़र में ही जब मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुम एक ऑनेस्ट और क्लीन पर्सन लगे। मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बात की कि अगर मुझ पे कोई कर्स भी है तो वो तुम्हें नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि तुम प्योर हो। यही रीज़न है कि तुम मेरे पास आ पाते हो और तुम्हें हार्म नहीं होता। मैं खुश हूँ एक दोस्त को अपनी लाइफ में देखकर और दोस्ती करके, पर फिर भी उन फ्रेंडशिप में एक बाउंड्री भी सेट है, उसे क्रॉस करने का हक मैं तुम्हें नहीं देता। अगर तुम्हें बुरा भी लग रहा हो तो आई एम सॉरी, पर इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
वांगजी जिससे हर्ट तो ऑब्वियसली हुआ था विंग का ये जवाब सुनकर, पर वो ज्यादा विंग को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जस्ट नोट किया। देन बाद में उन दोनों में कुछ भी बात नहीं हुई क्योंकि वांगजी थोड़ा ऑफेंड हो चुका था। उसे बुरा लगा था कि जिस सवाल को लेकर वो सबसे ज्यादा क्यूरियस था उसी का जवाब उसे नहीं मिला। खैर वो इसमें कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने जस्ट इस टॉपिक को फिलहाल ड्रॉप करना ही सही समझा। देन उनका टाइम खत्म हुआ और वांगजी अपने रूम में चला गया और विंग अपने रूम में। नेक्स्ट डे वांगजी जो विंग से थोड़ा नाराज था, साथ ही वो थोड़ा परेशान भी था, इसीलिए उसने आज एक बड़ा फैसला लिया। वो विंग के साथ बाहर निकला और उसने विंग से पूछा कि क्या वो उसके हील टॉप वाले घर पे जा सकता है क्या, जो उसकी बालकनी से नजर आता है। विंग जो ऑलरेडी वांगजी की रात की बात से थोड़ा खुद भी डिसअपॉइंट था, पर वो वांगजी की क्यूरियोसिटी को समझ भी सकता था, इसीलिए उसने कल तो जैसे तैसे वांगजी को जवाब दे दिया था। पर जब वो रात में अपने रूम में सोने गया तब उसके जहन में वो सारी बातें घूम रही थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो रात को वांगजी के साथ थोड़ा ज़्यादा रूड हो गया, जो उसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली विंग का फर्स्ट फ्रेंड था वांगजी और विंग उसे खोना नहीं चाहता था, भले ही ये फ्रेंडशिप बस 30 दिनों की थी। पर यह बात भी उतनी ही सच थी कि वांगजी ने ही विंग को कहीं ना कहीं एक रियल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का प्योर रिलेशनशिप, उसका मीनिंग बताया था। कहीं ना कहीं विंग वांगजी से अटैच हो रहा था, तो आज जब उसने वांगजी को थोड़ा खुद से ऑफेंड देखा तो वो वांगजी को खुश करना चाहता था। एक और बात के लिए मना करके वो वांगजी को और ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड फील नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जस्ट नोट कर दिया। इवन उसने वांगजी से कहा कि वो विंग के रूम में जाए और सेकंड ड्रॉवर में उस घर की कीज है, उन्हें भी वो ले सकता है। वांगजी ये जानकर हैप्पी हो चुका था, इसीलिए उसने नोट किया और वो वहां से जाने लगा। पर जाते हुए कदमों को विंग ने रोक दिया था और उसे ये याद दिलाया था कि वो 6:30 से पहले वापस आ जाए। वांगजी ने इस बात पर नोट किया और वो फिर से मेंशन की तरफ निकल गया। वो विंग के रूम में गया, उसने कीज ली और वो उस हील टॉप की तरफ जाना स्टार्ट कर चुका था। लगभग 1.5 घंटा लगा था वांगजी को वहां जाने में। वही दूसरी तरफ विंग जो अपने काम कंप्लीट कर रहा था। करीबन 6:30 हो चुके थे। विंग कब से अपने घर पे आ चुका था। सारे सर्वेंट्स उसे बो कर रहे थे और वहां से निकल रहे थे। विंग जो सबको नोट कर रहा था और बार बार उसकी नजर अपने रिस्ट वॉच पर जा रही थी क्योंकि वांगजी अभी तक आया नहीं था। विंग जिसे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, पर उसने एक रिलीफ की ब्रेथ तब ली जब उसकी नजर वांगजी पर गई जो अंदर की तरफ आ रहा था। विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। सारे सर्वेंट्स फाइनली जा चुके थे। वही विंग जो वांगजी को थोड़ा अपसेंट माइंडेड फील कर सकता था, इसलिए उसने वांगजी के सामने पानी रख दिया और वो खुद भी काउच पर बैठ गया। वही वांगजी भी थोड़ा थका हुआ लग रहा था, मैसी लग रहा था, उसके क्लोथ्स भी थोड़े डर्टी थे और वो भी वह शांति से बैठ चुका था। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? वांगजी जिसने विंग के इस सवाल पर विंग की तरफ देखा, उसने उस पानी की गिलास को हाथ में उठा लिया था और उसने उसे पी लिया। देन विंग की तरफ देखा। क्या तुम कभी भी उस घर में नहीं गए? विंग ने तुरंत आंसर किया, नहीं, कभी नहीं गया, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी और दिल भी नहीं हुआ। वैसे भी वो घर देखकर मुझे अजीब फील होता है। इस बात पर वांगजी के कान खड़े हो गए। अजीब? कैसा अजीब? वो तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे ही एंसेस्टर को बिलोंग करता है। हाँ, ये बात सच है तुम्हारी, वो मेरा ही घर था, मेरी एंसेस्टर को बिलोंग करता है, तो मुझे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी उस घर में जाने के लिए। इवन मैंने सोचा भी था कि मैं वहाँ जाऊँगा, पर कभी मेरे कदम उस डायरेक्शन में गए ही नहीं। इवन वहाँ के आसपास ही एक प्लेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर वहाँ जाया भी करता हूँ, पर उस घर पे जाने की मेरी कभी भी दिल से चाहत नहीं हुई। मुझे अजीब लगता है वो घर, पता नहीं क्यों। इवन मैंने एक बार उस तरफ कदम बढ़ाए भी थे, पर मुझे मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा हेवी फील होने लगा। ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर भी मैंने
खुद को समझाया और आगे कदम बढ़ा ही रहा था, तभी मेरे सामने ही रास्ते में एक पेड़ पड़ गिर गया, तो वो रास्ता ब्लॉक हो गया था। उसके बाद मैंने कभी भी वहाँ जाने के बारे में सोचा भी नहीं और मुझे इतना टाइम मिला भी नहीं। वैसे तुम गए थे ना वहाँ, कैसा रहा ट्रिप? वांग जी जिसने विंग को रिप्लाई किया, कुछ खास नहीं, वो सब कुछ खंडर हो चुका है। इवन तुमने जो मुझे की दी उससे मुझे डोर ओपन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि शायद वहाँ का लॉक जाम हो चुका है। हाँ हो सकता है, वैसे भी वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, वहाँ के लॉक्स वगैरह भी वैसे हो चुके होंगे। वैसे भी मैंने उस घर की कभी भी केयर नहीं की, इवन मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं की उसे छोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे लिए उस घर को कर्स माना गया। मैंने एक बार बचपन में मेरे फादर से सुना था कि मुझे कभी भी उस घर में नहीं जाना। जब जाने की कोशिश की तो ऐसा हादसा हुआ, तो मैंने भी छोड़ दी थी जाने की चाह। उसके बाद मैं कभी वहाँ तर मुड़ा भी नहीं, तो मुझे नहीं पता। सही है, वैसे नहीं गई। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कुछ देखा तुमने वहाँ पर, कुछ है? वांग जी जिसने इस सवाल पर विंग की तरफ देखा, क्या मतलब, क्या देखना चाहिए था मुझे वहाँ, और क्या है वहाँ? अरे नहीं, मैंने जस्ट सुना था कि वो स्ट्रक्चर बहुत पुराना है। इवन मैंने ये भी सुना है कि वहाँ एक वॉल है जिस पर 3000 रूल्स लिखे हुए हैं। मैंने ये भी सुना है कि उस घर का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो दूर से दिखने पर छोटा दिखता है, पर लगभग वो एरिया पूरी हील को कवर कर चुका है। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना था कि आज से हजारों साल पहले वहाँ बर्फ गिरा करती थी। बहुत पुराने ज़माने में लोग क्लैन्स डिवाइड करके रहते थे ना, तो उसे भी एक छोटा सा क्लैन माना जाता है। उसका नाम भी मैंने सुना था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। गुसु, अरे हाँ यही तो, गुसु क्लैन। नहीं विंग, तुम गलत हो, गुसु क्लैन नहीं था, लैन क्लैन था। गुसु उस प्लेस का नाम है। ऐसा भी कुछ है क्या? मैंने बस गुसु वर्ड सुना था, मुझे लगा वो क्लैन होगा। कितनी अजीब बात है ना विंग, तुम यहाँ रहते हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें बाहर की दुनिया की पूरी नॉलेज है, पर इस प्लेस की ही तुम्हें नॉलेज नहीं है। तुम्हारी बर्थ प्लेस है ये, फिर भी तुम्हें उस बारे में कुछ भी पता नहीं। विंग जिसे वांग जी का ये सवाल थोड़ा अटपटा लगा, पर फिर भी उसने खुद को डिफेंड किया। एक्चुअली वांग जी, मैं यहाँ किस सिचुएशन में रह रहा हूँ ये तुम भी जानते हो। वैसे भी मैं इन विलेजर्स को पहले ही तंग आ चुका हूँ। अब यहाँ की हिस्ट्री जानकर मैं और अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता। मैंने जस्ट बातें सुनी हैं, वो भी मेरे पेरेंट्स से। मुझे बताने वाला यहाँ कोई नहीं है, और ना मैं जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वैसे भी मुझे ये विलेज, खासकर वो प्लेस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा ना तुम्हें, वो प्लेस मुझे एक नेगेटिव वाइब देती है। मैं ऑलरेडी दिन भर बहुत सारी चीज़ों में घिरा रहता हूँ, और उन सब को छोड़कर एक और बर्डन लूँ, इतना फ्री मैं नहीं हूँ। वैसे भी अपनी डेली लाइफ में मैं हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो रेयरली ही मुझे मिलती है। प्रॉब्लम्स मेरे सामने हजारों पड़े हैं, और वो घर भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम की तरह ही है, जिसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ उतना करता हूँ। वो मुझे अच्छी वाइब्स नहीं देता तो मैं वहाँ जाता नहीं, सिंपल है। वांग जी जिसने इस बात पर नोट किया, शायद तुम्हें वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। विंग जिसे ये सुनकर अजीब लगा, क्या मतलब, कुछ है वहाँ पर जिससे मुझे नहीं जानना चाहिए? वांग जी जिसने तुरंत अपनी बात को क्लियर किया, अरे ऐसी बात नहीं है, वो जस्ट बहुत खंडर हो चुका है। वैसे आज वहाँ गए ही थे तो एक बात पूछूं? वांग जी जिसने विंग के इस सवाल पर नोट किया, क्या सच में वहाँ कोई वॉल है जिस पर 300 रूल्स लिखे हुए हैं? वांग जी जिसने स्माइल से विंग की तरफ देखा, 300 रूल्स, सॉरी गाइस, 3000, सॉरी माय मिस्टेक। तुम्हारा मतलब है कि वहाँ सांस लेने के लिए भी रूल लगता होगा? विंग और वांग जी दोनों भी इस बात पर हंसने लगे। खैर मेरी नज़र में तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं आया, वहाँ जस्ट खंडर था, कुछ गिरी हुई दीवारें थी, कुछ साइड बाय साइड छोटे छोटे घर थे। रूम को ओपन करके मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, पर आई एम श्योर टूटा फूटा फर्नीचर ही होगा। वैसे वहाँ बहुत सारी एंटिक चीज़ें भी हो सकती है विंग,
मैं सोच रहा हूँ उन्हें चुरा लूँ और लेके जाऊँ। सिटी में ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है, पता है तुम्हें? विंग जो इस बात पर हंसने लगा। श्योरली तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। वैसे भी वो मेरी प्रॉपर्टी है और अगर तुम वहां से कुछ लेके जाना चाहते हो तो चुराने की जरूरत नहीं है। मुझे इवन बिना बताए भी ले गए तो मैं उसे चोरी नहीं समझूंगा। मेरी तरफ से उसे गिफ्ट समझ के रख लेना। जानते हो वहाँ मिलियंस ट्रिलियंस की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे पुराने घरों में बहुत एंटिक चीजें होती हैं। क्या तुम सच में उसमें से कुछ हिस्सा नहीं चाहोगे? कम ऑन वांग जी, ऑलरेडी मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मैं इसी से तंग आ चुका हूँ और पैसा कलेक्ट करके क्या करने वाला हूँ? बाहर मैं निकल नहीं सकता, किसी लग्जरी को मैं एंजॉय नहीं कर सकता, यही रहना है मुझे। क्या करूँगा उस पैसे का? एटलीस्ट तुम्हारे कुछ काम आएगा और साथ ही एक याद बन के तुम्हारे जहन में रहेगा कि तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त था जिसने तुम्हें कुछ खुशियाँ दी। वांग जी जिसने इस बात पर स्माइल कर दी। देन वो दोनों भी डिनर टेबल पर चले गए। उन दोनों ने डिनर किया और वो फिर से उसी पोजीशन में बैठ गए। आज वो दोनों भी उस घर के बारे में ही बात कर रहे थे। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.